नमस्कार TYBA ना विद्यार्थी मित्रों। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अगले वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की जानकारी ली और आज हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का परिचय लेंगे। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय काल 500 ईस्वी सन पूर्व से 1000 ईस्वी सन तक माना जाता है। भगवान बुद्ध के जन्म तक भारतीय आर्य भाषा विकास के मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी, यानी कि प्राचीन काल की समय मर्यादा पार करके भारतीय आर्य भाषा वो मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी। अब आर्य भाषा वो विभिन्न प्राकृतों तथा अपभ्रंश के रूप में विकसित होती हुई आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी बनी। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम है पाली, द्वितीय है प्राकृत, जिसमें प्राकृत के 5 प्रकार दिए गए हैं: षोडशनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत, पैचासी प्राकृत एवं महाराष्ट्रीय प्राकृत। और तीसरा भाग है अपभ्रंश। इस प्रकार मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के मुख्य 3 भाग होंगे: पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश। तो सबसे पहले हम बात करें पाली प्राकृत की। तो पाली प्राकृत को प्रथम प्राकृत कहा जाता है। इसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। इस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथ यानी कि 3 ग्रंथों की रचना हुई। इन 3 ग्रंथों को त्रिपिटक ग्रंथ कहा गया है। एक है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक एवं तीसरा है अभिधम्म पिटक। इन 3 पिटकों की रचना पाली प्राकृत में हुई है। सूत पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, जो समय समय पर सघन संचालन को नियमित करने के लिए दिया गया था। एवं अभिधम्म पिटक है वो चित्त एवं चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। इसलिए इन 3 त्रिपिटकों ग्रंथ की रचना पाली प्राकृत में हुई है। पाली प्राकृत भारत की प्रथम देशीय भाषा मानी जाती है। पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग बौद्धों ने किया था, यानी कि महत्वपूर्ण बौद्धिक ग्रंथों की रचना थी या फिर बौद्धों के उपदेश थे, वो उन्होंने पाली भाषा में ही दिए थे। इसलिए पाली भाषा है वह बौद्धों की मुख्य भाषा मानी जाती है। अब हम पाली शब्द पर विचार करें तो अमुक विद्वानों का मत है कि पाली शब्द की व्युत्पत्ति पाटलिपुत्र नामक शब्द से हुई है। एवं दूसरे विद्वानों का मत है कि पाली शब्द की व्युत्पत्ति पहले पल्लव धातु में से, पल्लव में से फिर वह पल्ली, पल्ली में से पंक्ति, पंक्ति में से पत्ती एवं पत्ती में से पल्ली नामक शब्द की रचना हुई। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने पाली भाषा के उत्पन्न होने के अलग अलग विचार किए हैं। पाली भाषा में कितने ग्रंथों की रचना हुई है तो मिलिंदपन्हो, महावंश, दीपवंश, अट्ठकथा आदि साहित्यों की रचना पाली प्राकृत से मानी जाती हैं। पाली भाषा में 3 व्याकरण उपलब्ध हैं, जिसमें से एक है सदनीति व्याकरण, दूसरा है कच्चान व्याकरण एवं तीसरा है मोगलान व्याकरण। पाली भाषा में भी वर्णों का सुव्यवस्थित तरीके से वर्गीकरण किया गया है। पाली के स्वर एवं व्यंजनों को भी विद्वानों ने एक सुव्यवस्थित तरीके से रजू किया है। इस प्रकार पाली भाषा को प्रथम प्राकृत एवं बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा माना जाता है। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का दूसरा रूप प्राकृत। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। हेमचंद्र, मार्कंडेय आदि विद्वानों ने प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। वररुचि ने सर्वप्रथम प्राकृत प्रकाश के नाम से प्राकृत व्याकरण लिखा,
तथा हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण की रचना की। हेमचंद्र को प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा दी जाती है। प्रथम प्राकृत काल पाली कहलाता है और द्वितीय प्राकृत काल को साहित्यिक प्राकृत कहा जाता है। वस्तुतः द्वितीय प्राकृत काल ही सही अर्थों में प्राकृत का समय है। प्राकृतों के संबंध में विद्वानों का मत वैविध्य देखने को मिलता है। अब हम द्वितीय प्राकृत की बात करें तो द्वितीय प्राकृत में 5 साहित्यिक प्राकृतों की रचना हुई है, जिसमें से एक है महाराष्ट्री प्राकृत, दूसरी है शौर्सेनी प्राकृत, तीसरी है मागधी प्राकृत, चौथी है अर्धमागधी प्राकृत एवं पांचवी है पैचासी प्राकृत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शौर्सेनी प्राकृत की। तो शौर्सेनी प्राकृत है वह मथुरा के आसपास की बोली थी। यह मध्य देश की प्रमुख बोली थी। आचार्य भरत मुनि के अनुसार शौर्सेनी नाटकों के गद्य की भाषा थी। बाद में इसमें पंजाबी तथा अन्य हिंदी भाषा शब्द समूहों की उत्पत्ति हुई। मुख्यत्वे वह सुरसेन प्रदेश की भाषा होने के कारण वह शौर्सेनी प्राकृत कहलाई। दिगंबर जैनाचार्यों ने अपने महाकाव्य शौर्सेनी प्राकृत में ही लिखे हैं तथा आधुनिक विद्वानों के अनुसार शौर्सेनी प्राकृत से ही आगे चलकर महाराष्ट्री प्राकृत का विकास हुआ। जैन साहित्य के अतिरिक्त कपूर मंजरी, चंद्रलेखा, आनंद सुंदरी आदि रचनाओं का प्रयोग प्राचीन शौर्सेनी में ही हुआ है। तो कह सकते हैं कि कपूर मंजरी को शौर्सेनी की रचना माना जाता है, यानी कि कपूर मंजरी है उस ग्रंथ की रचना मुख्यत्वे प्राकृत शौर्सेनी से हुई है। शौर्सेनी प्राकृत मुख्य रूप से जैन संप्रदाय की भाषा मानी जाती है। तो जैन सिद्धांत साहित्य भी शौर्सेनी प्राकृत में बहुत देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे मागधी प्राकृत की। तो मागधी को मगध नामक जनपद की भाषा माना गया है। मुख्यत्वे वह मगध की भाषा होने के कारण उसे मागधी कहा गया है। मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार की प्रचलित भाषा थी। पाली त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया है। मार्केंडेय ने मागधी की उत्पत्ति शौर्सेनी प्राकृत से बताई है। अश्वघोष के नाटकों में मागधी प्राकृत के प्राचीनतम रूप देखने को मिलते हैं। विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस एवं शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम वह मागधी भाषा में ही लिखे गए हैं। अब हम बात करेंगे अर्धमागधी की। तो अर्धमागधी मुख्यतः प्राचीन काल में मगध की साधारण बोलचाल की साहित्यिक भाषा थी। अर्धमागधी शौर्सेनी एवं मागधी के मध्य क्षेत्र की भाषा थी, इसी कारण इसका नाम अर्धमागधी प्राकृत पड़ा। इसमें शौर्सेनी एवं मागधी दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इसमें श्वेतांबर जैन साहित्य उपलब्ध है, इसी आधार पर इसे जैन प्राकृत भी कहा जाता है। जैन कथा साहित्य की भाषा भी अर्धमागधी प्राकृत है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी ने अपने धर्म उपदेश अर्धमागधी प्राकृत में ही दिए थे। इसी कारण से इसे उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है। आचार्य हेमचंद्र ने अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत भी कहा है। जैनाचार्यों ने भी अर्धमागधी को विभिन्न नामों से पुकारा है, जैसे कि आदि भाषा, आर्ष भाषा, आर्षी आदि नामों से अर्धमागधी भाषा को पुकारा जाता है। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्री प्राकृत की। महाराष्ट्री प्राकृत से मराठा क्षेत्र की प्राकृत का बोध होता है। साहित्यिक प्राकृतों में महाराष्ट्री प्राकृत सर्वाधिक विकसित है। प्राकृत व्याकरणों ने इसे आदर्श प्राकृत माना है और सबसे पहले उन्होंने ही इसका विवेचन किया। संस्कृत नाटक में प्राकृत पद्य रचना प्रायः महाराष्ट्री में हुई। काव्य भाषा के रूप में ये पूरे उत्तर भारत में प्रचलित रही। कालिदास तथा हर्ष ने अपने नाटकों की गीत इसी भाषा में लिखे हैं।
इन्हीं उपलब्धियों के कारण महाराष्ट्रीय प्राकृत का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। अगला प्राकृत है पैचासी प्राकृत। पैचासी प्राकृत उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार पैचासी प्राकृत दरद या पैचासी का ही दूसरा रूप है। इसे पिचासो की भाषा कहा गया है। पिचासो की भाषा होने के कारण इसे पैचासी नाम दिया गया। पैचासी उन आर्यों की भाषा है जिन्होंने आर्य संस्कृत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया था। इसके अवशेष चीन, तुर्किस्तान, काफिरस्तान, गांधार आदि में पाए शिलालेखों में मिलते हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर की भाषाओं में पैचासी का प्रभाव स्पष्ट रूप में देखने को मिलता है। पैचासी अपभ्रंश से आधुनिक कश्मीरी भाषा का जन्म हुआ। अभी तक हमने दो प्राकृत देख लिए, पाली प्राकृत एवं द्वितीय प्राकृत। अब हम बात करेंगे तृतीय प्राकृत यानी कि अपभ्रंश प्राकृत की। अपभ्रंश प्राकृत का समयकाल ईस्वी सन 500 से ईस्वी सन 1000 तक माना जाता है। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या फिर गिरा हुआ। आचार्य हेमचंद्र ने अपने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा तथा दंडी ने इसे अभिरादि की भाषा कहा है। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अपभ्रंश को अलग अलग नाम से संबोधा है। ऐसा माना जाता है कि भ्रंश धातु में अप उपसर्ग लगाने से अपभ्रंश शब्द बना, जिसका अर्थ होता है गिरना, विकृत होना या फिर बिगड़ना। भर्तृहरि के अनुसार संस्कारहीन अपाणिनीय देसी शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। अब आचार्य दंडी ने इसे अमीरों की भाषा कहा है। आचार्य भामह ने इसे विशिष्ट शैली की भाषा कहा है। राजशेखर इसे सुसंस्कृत भाषा का सम्मान प्रदान करते हैं। संस्कृत के आचार्यों ने अपभ्रंश को देसी भाषा कहकर उसे मधुर कहा है। इस प्रकार अपभ्रंश शब्द का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम कहा है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य नामक ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ में उन्होंने उदाहरण देकर अपभ्रंश संबंधी विचार स्पष्ट किए थे। अब हम बात करें अपभ्रंश के कवियों की, तो अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू माने जाते हैं, जिन्होंने पद्मचरित तथा स्वयंभू छंद नामक ग्रंथों की रचना की। पद्मचरित एक अपूर्ण ग्रंथ है, फिर भी इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित किया गया है। फिर अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदत्त माने जाते हैं। इनकी 3 रचनाएं अपभ्रंश में मिलती हैं, महापुराण, अणयकुमार चरऊ एवं जसहर चर्यू। अब अपभ्रंश के तीसरे कवि धनपाल माने जाते हैं। धनपाल ने भविष्य तकहा नाम की रचना की है। अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम है, जिन्होंने संदेश राशक लिखी। संदेश राशक मुख्यत्वे एक खंड काव्य है। इस प्रकार अपभ्रंश काल में अनेक रचनाकारों ने रचनाएं की हैं। अब हम अपभ्रंश भाषा की विशेषताओं की बात करें तो अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। सामान्यतः अपभ्रंश ट वर्ग प्रधान भाषा है। इसमें ण की बहुलता देखने को मिलती है। अपभ्रंश में 2 वचन तथा 2 लिंग देखने को मिलते हैं। नपुंसकलिंग का उदाहरण नागर अपभ्रंश में मिलता है। आदिकाल का द्वितीय प्रकरण अपभ्रंश काल है। अपभ्रंश के ही पर्वती रूप को विद्वानों ने अवहट का नाम दिया। तो इस प्रकार मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के हमने 3 प्रकार देखे, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश।
तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में मुख्यत्वे इन 3 कालों की रचना हुई।